Bismillahirrahmanirrahim. Now we have completed the topics of nephrology and in our syllabus. The next topic is hematology unit, bleeding disorder, coagulopathies, clotting disorders, thrombocytopenia, hemophilia, vitamin K deficiency, anemia, or all related with bleeding disorder, which we call scientifically thromboembolic disease. In the medical or clinical pharmacy or pharmacy practice terminology, it is called thromboembolism or thromboembolic disease because there is a clotting issue pertaining to thromboembolism. So we are starting this chapter, which is chapter 35 of comprehensive pharmacy review. Again, the first thing is definition. What is definition of thromboembolic disease? Venous thromboembolism or venous thromboembolic disease (VTED) occur when one or more of the elements of Virchow's triads are present. What are these Virchow's triads? These Virchow's triads are these three factors: vascular injury, venous stasis, and hypercoagulable state. Okay, so the one or more of the elements of Virchow's triads are present, resulting in deep venous thrombosis and or pulmonary embolism, जो कि रिजल्टिंग हो रहे हैं किसमें, जिसकी वजह से क्या हो रहा है इन Virchow's triads की वजह से, या तो DVT हो रहा है जिसको हम डीप वेन या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, एंड और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो कि या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसके साथ होगा या अलग से पल्मोनरी इंडिविजुअली पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है. अच्छा, अब ये जो थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ है, उन्होंने कहा डेफिनेशन ये कह रही है कि वन और मोर ऑफ द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. वैस्कुलर इंजरी यानी ब्लड वेसल जो है वो उनमें इंजरी हो रही है, वो डैमेज हो गए. अब ये इंजरी जो है किसी भी वजह से हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो गया, स्पेशली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी फिजिकल ट्रॉमा जिसकी वजह से वैस्कुलर इंजरी हो गई, या फिर ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स दैट आर्टरी या वेन नहीं जा सकी जिसकी वजह से वहाँ की ब्लड वेसल्स डैमेज होना शुरू हो गई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से और फूड ना मिलने की वजह से. वेनस स्टेसिस हुआ यानी ब्लड रुक गया, थ्रोम्बस बन गया, क्लॉटिंग हो गई किसी वजह से, तो स्टेसिस हो गया, तो उस वजह से भी थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ हो सकती है. और तीसरा फैक्टर है हाइपर कोगुलेबल स्टेट, यानी ब्लड में जो कोगुलेशन की स्टेट है वो हाइपर हो जाए. यानी देखिए, क्योंकि देयर इज़ ए बैलेंस बिटवीन क्लॉटिंग एंड एंटी कोगुलेबल इफेक्ट विद इन द ब्लड. अच्छा, अब देयर आर सम प्रोटीन्स विच cause the coagulation and some proteins which cause anticoagulation. For example, decreased protein C, protein S और एंटीथ्रोम्बिन, ये तीनों प्रोटीन वो हैं जो कि एंटीकोगुलेंट इफेक्ट देती हैं. मकसद इसका यही होता है कि ब्लड जो है वो जब ब्लड वेसल्स के अंदर रहे, बॉडी के अंदर रहे, तो वो कोगुलेट ना हो बल्कि ईजीली फ्लो करता रहे. लेकिन अगर ये कम होने लगेंगी प्रोटीन सी, प्रोटीन एस या एंटीथ्रोम्बिन, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये कम क्यों होती हैं सम टाइम, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज देयर वैल्यूज़ आर और देयर लेवल्स आर डिक्रीज इन केस ऑफ लिवर डिजीज़. तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा कि पेशेंट जो होगा वो हाइपर कोगुलेबल स्टेट में जाएगा और फिर थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ में, जिसमें DVT यानी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस और डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ जाएगा. इंसिडेंसेस की अगर हम बात करें, it is estimated that annual incidences of venous thromboembolism events exceed 600,000 and number of VTE associated deaths is 296,370 annually, जो कि तकरीबन 3 लाख के करीब बढ़ रही है. ये जो इंसिडेंसेज हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लोबल बर्डन कितना हाई होगा. और ये 600,000 यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस तकरीबन 6 लाख US में रिपोर्ट होते हैं, और उसमें से तकरीबन 50% इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है. और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेथ रेट इतना हाई है, मोर्टेलिटी रेट इतना हाई है इस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ की वजह से. दैट इज़ वाई इट इज़ रियली वेरी सीरियस इशू. अच्छा जनाब, अब हम आते हैं कि रिस्क फैक्टर्स फॉर DVT या वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ क्या है, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं. अच्छा, रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो रिस्क फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं
कि जो रिस्क क्रिएट करते हैं उस डिज़ीज़ का। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लॉटिंग डिज़ीज़ का या कोगुलेबल स्टेट का, यानी थ्रोम्बोसिस का, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिज़ीज़ का, थ्रोम्बस बनना या एम्बोलिज्म बनना, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो उसका रिस्क है। अच्छा, पेशेंट स्पेसिफिक एंड दोज एसोसिएटेड विद मेडिकल इलनेस एंड सर्जिकल प्रोसीजर, यानी पेशेंट स्पेसिफिक कुछ फैक्टर्स हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, एंड एसोसिएटेड विद मेडिकल इलनेस जैसे हो गई, या फिर सर्जिकल प्रोसीजर किया गया तो उसके नतीजे में कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ये इन्वॉल्व हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। सबसे पहली चीज़ है सर्जरी, ठीक है। सर्जरी में टिश्यू भी डैमेज होता है और आपको पता है कि जो है ना ब्लड वेसल्स भी डैमेज होते हैं। तो यानी ये जो पहला वाला सिचुएशन है वैस्कुलर इंजरी, ये यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इसके बाद आते हैं हम ट्रॉमा किसी भी वजह से हो रहा है, मेजर या लोअर एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा, यानी लोअर लिम्स में स्पेशली अगर ट्रॉमा हो रहा है, जैसे वही ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इस तरह का कोई इशू हो गया, मेजर ट्रॉमा हो गया कोई एक्सीडेंट की वजह से, तो उसकी वजह से भी जो है वो उसकी वजह से ये दोनों इश्यूज हो सकते हैं, वैस्कुलर इंजरी भी और वेनस स्टेसिस भी। अच्छा, वो पेशेंट्स जो कि इमोबाइल हो जाते हैं, यानी जिनमें इमोबिलिटी होती है, मूव नहीं कर सकते, और पैरालिसिस, यानी पैरालिसिस कहते हैं पैरालिसिस को। आपको पता है पैरालिसिस पेशेंट जो होते हैं, पैरालाइज पेशेंट होते हैं, वो टोटली बेड पे होते हैं, मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो जिस जगह से सप्रेस हो रही होती हैं वहाँ से सप्रेस रहते रहते वहाँ पे ये दोनों इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, वैस्कुलर इंजरी भी और वेनस स्टेसिस भी, जिसकी वजह से इस चीज़ का हाई रिस्क होता है कि दे में डेवलप थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़। इसके अलावा कैंसर, मैलिग्नेंसी, और वो भी मैलिग्नेंसी दैट कैन ऑल्सो लीड टूवर्ड्स द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, क्योंकि उसमें भी ये होता है कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं नए बन रहे होते हैं, डैमेज भी हो रहे होते हैं, और वेनस स्टेसिस का भी होता है उसमें, तो ये भी रीजंस होते हैं। सम कैंसर थेरेपी में कॉज और मे इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज, जिसमें हार्मोनल थेरेपी है, कीमोथेरेपी है और रेडियोथेरेपी है। हार्मोनल थेरेपी तो एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT यूरोप में, और उसमें ये साबित हुआ था कि हार्मोन जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ाते हैं, हार्मोन्स जो है वो रिस्क बढ़ाते हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये ख़ास तौर से, और सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो ईस्ट्रोजन का है। कीमोथेरेपी हैं कुछ ऐसी, कैंसर थेरेपी हैं, रेडियोथेरेपी हैं, क्योंकि ये भी जो है वो वैस्कुलर इंजरी कॉज करते हैं, तो उस वजह से इनमें भी रिस्क है कि ये कॉज कर सकें थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़। इसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़, के पेशेंट की अपनी पुरानी हिस्ट्री है वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, तो उन पेशेंट में ठीक है वो पहले थी, अब ठीक हो गया था, लेकिन फिर अभी भी उसको रिस्क है कि वो दोबारा हो सकता है। ये भी देखा गया है कि इंक्रीज एज ग्रेटर देन 40 years of age. In patients those are above 40 years of age, they have high risk or increased risk for thromboembolic disease. Why they have? Perhaps because of many changes, biological changes, hormonal changes within the body. ख़ास तौर से ख़वातीन में ये ज़्यादा रिस्क होता है कि उसकी वजह ये होती है कि जब उनका आफ्टर 40 years हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, पोस्ट मेनोपॉज होना शुरू हो जाता है, तो हार्मोनल चेंज की वजह से बाज़ दफ़ा वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ले रही होती हैं, तो जिसकी वजह से रिस्क ज़्यादा हो जाता है। बट इन मैन इट इज़ ऑल्सो इट में ऑल्सो कॉज इंक्रीज रिस्क। इसके अलावा प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम पीरियड, इसमें भी देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम पीरियड मींस जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, उस वक्त भी हार्मोनल चेंजेस क्योंकि बॉडी में बहुत तेज़ी से आ रहे होते हैं, उस वजह से जो है वो रिस्क होता है कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाए। ईस्ट्रोजन कंटेनिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इस पर मैं ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुका हूँ कि ईस्ट्रोजन पर्टिकुलरली, और इसके अलावा दीगर हार्मोन भी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी मेन हार्मोन ईस्ट्रोजन ही होता है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं, ये जो है वो हार्मोन्स जो होते हैं और ड्रग्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दे इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़।
इसके अलावा सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स ड्रग्स आती हैं, ये ड्रग्स हैं, दो मेन ड्रग्स हैं इसमें, रेलॉक्सीफेन एंड टेमोक्सीफेन, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं और जो कि वही ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करती हैं। तो इसी वजह से जो है वो इसका भी रिस्क है, इसकी वजह से, इन ड्रग्स की वजह से भी रिस्क है कि ये जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ कॉज कर सकती है। सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में रिलैक्सोफेन जो है उसकी इंडिकेशन जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस है, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, और जो टेमोक्सीफेन है वो ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होती है। अच्छा, इसके अलावा एक्यूट मेडिकल इलनेस, कोई और मेडिकल इलनेस है जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट बेड रिडन हो गया और जो है वो पेशेंट जो है वो बेड रिडन होने की वजह से वही समथिंग लाइक पैरालिसिस कह लीजिए आप, तो फिर उसकी वजह से जो है वो उसमें वेनस स्टेसिस होने लगा और वेनस स्टेसिस की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ होना शुरू हो गई। हार्ट और रेस्पिरेटरी फेलियर, इसमें भी ये होता है कि हार्ट और रेस्पिरेटरी फेलियर में भी दोनों फैक्टर होते हैं कि वैस्कुलर इंजरी भी होती है कोरोनरी आर्टरी में और वेनस स्टेसिस भी होने लगता है, जिसकी वजह से रिस्क होने लगता है कि पेशेंट में डेवलप थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का भी देखा गया है कि दैट में ऑल्सो कॉज द रिस्क ऑफ, और दैट में इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, इसमें दो सब टाइप्स आती हैं, एक होती है क्रोन्स डिजीज़ और दूसरी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये दो तरह के होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या क्रोन्स डिजीज़ हो, इन दोनों में रिस्क होता है कि ये जो है वो इंक्रीज़ करें रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ का। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो कि किडनी फेलियर का पार्ट है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी जो है ये कॉज करता है। इसके अलावा माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स यानी कैंसर डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल दैट इज डिजीज़ इन विच देयर इज मैलिग्नेंट कैंसर, बोन मैरो सेल्स multiply and spread to the blood. So in all these situations there is a risk of thromboembolic disease. वैसे भी यहाँ मैलिग्नेंसी में भी इस बात का तस्करा आ चुका है कि मैलिग्नेंट कैंसर जो होते हैं ये रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ के। इसके अलावा पैरोक्सिमल नॉक्टिनल हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है, पैरोक्सिमल यानी रिपीट रिकरेंट बार बार होने वाला, नॉक्टर्नल रात में, हीमोग्लोबिन यूरिया अगर यूरिन में हीमोग्लोबिन आ रहा है लेकिन रात के में जब यूरिन आता है तो उस टाइम, तो दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और ये भी रिस्क फैक्टर होता है इस चीज़ के लिए कि पेशेंट में थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ हो जाए। इसके अलावा ओबेसिटी इज़ ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़। स्मोकिंग इज़ ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग आपको पता है कि स्मोकिंग बहुत सारी डिजीज़ की रिस्क फैक्टर है, बहुत सारी डिजीज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में जो है वो रिस्क फैक्टर है, क्योंकि स्मोकिंग भी जो है वो वेनस स्टेसिस और वैस्कुलर इंजरी करती है लॉन्ग टर्म यूज़ में, तो जिसकी वजह से स्मोकिंग की वजह से भी रिस्क होता है कि वो थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ कॉज कर सके। अच्छा, वेरिकोज ऑफ वेन पे भी क्या होता है, रफ वेन हो जाती हैं, उसमें जो है वो क्लॉटिंग के थ्रोम्बस बनने के चांसेस हाई हो जाते हैं, वेन में जो है वो रुकावट होने शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है ब्लड फ्लो सही ना होने की वजह से, तो वेरिकोज ऑफ वेन इज़ ऑल्सो डेवलप द रिस्क फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़। इसके अलावा सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन, कैथेटर पास किया है सेंट्रल वेन में, तो दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, क्योंकि इसमें भी वेनस स्टेसिस के भी रिस्क है और वैस्कुलर इंजरी का भी चांस है। इसके अलावा इनहेरिटेड और एक्वायर्ड थ्रोम्बोफीलिया है, मीन्स के डेफिशिएंसी ऑफ एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन सी और प्रोटीन एस और एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेजिस्टेंस टू एंटी फॉस्फोलिपिड रेजिस्टेंस टू प्रोटीन सी रेजिस्टेंस, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी और ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, इनकी डेफिशिएंसी है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि थ्रोम्बोफीलिया होने लगता है। थ्रोम्बोफीलिया का मतलब ये है कि जो थ्रोम्बस लविंग यानी फैक्टर हो जाता है, थ्रोम्बोसिस बनने लगता है। अब ये इनहेरिटेड भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। इनहेरिटेड यानी बॉडी में जेनेटिक ट्रांसफ़र है ये डिजीज़, एक्वायर्ड यानी लाइफ में कभी भी डेवलप हो गई।
तो दैट इज़ वाई डेफिशिएंसी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन इसमें हो सकती है। प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एक्टिवेटेड प्रोटीन सी, रेजिस्टेंस के प्रोटीन सी है बट उससे रेजिस्टेंस डेवलप हुई है बॉडी में, तो जिसकी वजह से एंटीकोगुलेबल स्टेट जो है डेवलप नहीं हो रही बल्कि हाइपर कोगुलेबल स्टेट है। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी से भी यही प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा ल्यूपस एंटीकोगुलेंट ये भी जो है इसकी भी डेफिशिएंसी हो तो फिर उस सूरत में कोगुलेशन का रिस्क बढ़ जाता है। यानी कोगुलेशन का रिस्क बढ़ने का मतलब ये हुआ पेशेंट एट हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अच्छा, ये हो गए रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर को हम पॉजिटिव फैक्टर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं जो किसी पेशेंट में अगर इनमें से ये फैक्टर्स जो टोटल जो हमने यहाँ पे टोटल 21 फैक्टर्स यहाँ पे बताए हैं कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उसमें ये है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर ये रिस्क फैक्टर हुए इनमें से कोई एक या दो या तीन या बहुत सारे, तो उनको जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ हो गई। लेकिन माइनॉरिटी ऑफ केसेज ऐसे भी हैं, माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनको ये इश्यूज़ हैं, ये रिस्क फैक्टर हैं, बट दे हैव नेवर डेवलप थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ इन देयर लाइफ टाइम, तो उनको कभी भी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इस वजह से देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव फैक्टर एंड रिस्क फैक्टर। यानी रिस्क फैक्टर वो होता है जो कर भी सकता है, वो डिजीज़ कॉज कर सकता है और हो सकता है किसी पेशेंट में ना भी करे। लेकिन पॉजिटिव फैक्टर वो फैक्टर होता है जो कि लाजमी तौर पर उस पेशेंट में वो डिजीज़ कॉज करेगा। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में। लाइक मोस्ट ऑफ द डिजीज़, फर्स्ट इज़ द नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशन। नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशन क्या हो सकती है? इसमें सबसे पहले है मैकेनिकल मेथड्स ऑफ प्रोफाइलैक्सिस, यानी वो पेशेंट्स जिनको रिस्क है उसमें आप मैकेनिकल मेथड्स यूज़ करें एज फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड द प्राइमरीली इन पेशेंट्स हु आर एट हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, यानी वो पेशेंट्स जो कि हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है। एंड दीज मैकेनिकल मेथड्स इंक्लूड एक्सटर्नल न्यूमेटिक प्रेशर कॉम्प्रेशन, यानी बाहर से जो है वो एक न्यूमेटिक एयर प्रेशर जो है वो कॉम्प्रेस किया जाए स्किन पर, जिससे ब्लड वेसल जो होगा वो कॉम्प्रेस होगा, फिर रिलैक्स होगा। उससे क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड जो होगा वो आएगा रिलीज़ होगा, आएगा रिलीज़ होगा, तो एक जो होगा ब्लड का फ्लो कंटिन्यूसली रहेगा और ब्लड वहाँ पे उन ब्लड वेसल्स में रुकेगा नहीं। तो उससे ये होगा कि वही जो वेनस स्टेसिस का मसला था वो रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा ग्रेजुएटेड कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स, इनका भी यही काम है, ये भी यही करते हैं कि जो है वो कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स होती हैं, ये पहननी होती हैं पेशेंट को, तो वो भी जो है वो उसको प्रेशर को मेंटेन करती हैं, कॉम्प्रेस करते हैं ब्लड वेसल्स को, ख़ास तौर से फुट में, ताकि ब्लड वहाँ पर रुके ना। वेनस फुट पम्प्स, ऐसे पम्प्स होते हैं जो फुट में जो वो ये कि पहनाए जाते हैं, और वो पम्प जो होते हैं वो ये कि प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे ब्लड जो होता है वहाँ से लोअर एक्सट्रीमिटी से अपर एक्सट्रीमिटी में जाना शुरू हो जाता है, ताकि ब्लड जो है वहाँ पे रुके ना, और इस तरह से जो है वो ब्लड फ्लो बढ़ता रहे और स्टेसिस ना हो, और जब स्टेसिस नहीं होगा तो फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म नहीं होगा। यही बात आगे वो लिख रहे हैं कि दीज डिवाइसेस इंक्रीजेज द वेनस आउटफ्लो, ब्लड फ्लो जो है वेन से आउटफ्लो बढ़ाएंगे, एंड और रिड्यूसेस द स्टेसिस विद इन द लेग वेन्स, पाउंड जो लेग के जो वेन्स होती हैं उसमें ब्लड का स्टेसिस, यानी जो उसमें जो रुकावट या अगर वो रुक रहा है वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा, तो उसको फ्लो को वहाँ पे बढ़ाएंगे, आउटफ्लो को बढ़ाएंगे, ताकि ब्लड तेज़ी से वहाँ से आगे निकल जाए। तो ये जो है वो आपके पास जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, जिसके ज़रिए आप जो है पेशेंट को मैनेज कर सकते होंगे। फिर हम आते हैं फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशन, यानी व्हेन द सिचुएशन इज़ वर्स एंड यू कैन नॉट गिव prophylaxis non-pharmacological treatment, you also want to give the drugs for controlling the coagulability, then you should go for the pharmacological options of pharmacological prevention. VTED or venous thromboembolic disease can be prevented by counteracting increased blood coagulability. आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय काउंटर एक्टिंग इंक्रीज ब्लड कोगुलेबिलिटी, यानी जो ब्लड की कोगुलेबिलिटी बढ़ गई है उसको काउंटर एक्ट करें विद अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन, UFH अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन। अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन क्या होता है? अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन वही होता है जिसको हम कॉमनली हेपारिन कहते हैं। इसके अलावा ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी विद विटामिन के एंटागोनिस्ट सच एज वारफेरिन। इसके अलावा ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी ओरली भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो वारफेरिन है ये IV दिया जाएगा या सबक्यूटेनियस दिया जाएगा,
जबकि ये जो ओरल एंटीकोगुलेंट है लाइक विटामिन के एंटागोनिस्ट जो कि वारफेरिन है, ये ओरल थेरेपी है। इसके अलावा ओरल में आपके पास और क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन्स। ये यही हेपारिन होता है लेकिन ये अनफ्रैक्शनेटेड है, ये फ्रैक्शनेटेड है, यानी इसको ब्रेक किया हुआ है छोटे फ्रैक्शंस में, तो इसी वजह से इनको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन कहते हैं। तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन भी यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा ए सिंथेटिक पेंटासेक्राइड्स कैन ऑल्सो बी यूज, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए एंटीकोगुलेंट। इसके अलावा द न्यू ओरल एजेंट्स लाइक फैक्टर 10 इनहिबिटर्स और फैक्टर 2A इनहिबिटर्स, यानी ये पर्टिकुलरली सिर्फ फैक्टर 10 पर इफेक्ट डालते हैं, यानी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, आपको पता होगा क्लॉटिंग फैक्टर आपने फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि फैक्टर डिफरेंट 10, 12, 11, 9, 7, 5, 3, 2, 1 ये सारे फैक्टर होते हैं जो कि क्लॉटिंग में रोल अपना प्ले कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो पर्टिकुलरली उस कैस्केड में एक पर्टिकुलर फैक्टर को जाके ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से वो कैस्केड ब्लॉक हो जाता है। और जब वो कैस्केड ब्लॉक हो जाता है तो उस तरह से जो है वो उसका जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाता है, यानी उसका जो इशू रिजॉल्व होने का मतलब ये हुआ कि वो जो क्लॉटिंग का साइकिल था वो ब्लॉक हो गया और थ्रोम्बस या क्लॉटिंग नहीं होगी। अगर आप इसी बुक का ये जो कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी है इसका चैप्टर 10 देखें जो कि फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड डायरेटिक ड्रग है, तो इसमें अगर आप हेपारिन के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पे हेपारिन और लॉन्ग मोलिकुलर वेट हेपारिन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है, जो कि पेज नंबर आपको मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 217 पर मौजूद है। तो यहाँ पे देखें फ़र्क क्या है अनफ्रैक्शनेटेड और फ्रैक्शनेटेड हेपारिन में, कि अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन जो कि आमतौर पे हेपारिन ही कहलाती है, आर म्यूकोपॉलीसैकेराइड पॉलीमर 60 to 100 किलो डाल्टन, ठीक है, ये इसका जो है वो मॉलिक्यूलर साइज होता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड पॉलीमर है 60 to 100 किलो डाल्टन। डायग्राम भी इसकी देख लेंगे, फिगर 10.23 है, ठीक है, चैप्टर 10 में है ये। एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मास सेल्स ऑफ बोवाइन लंग टिश्यूज एंड पोर्साइन इंटेस्टिनल म्यूकोसा, यहाँ से ये हासिल की जाती है। अच्छा, जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट जो है उसका जो मॉलिक्यूलर साइज़ है 2 to 10 किलो डाल्टन है, इसके मुकाबले में बहुत छोटे होते हैं। आर प्रोड्यूस बाय केयरफुल फ्रेगमेंटेशन ऑफ अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन एंड प्योरिफिकेशन बाय जेल फिल्ट्रेशन प्रोसीजर, एंड दीज ड्रग्स आर सच एज एनॉक्सापेरिन, डिंजापेरिन एंड डेल्टापेरिन। ये 3 मेन ड्रग्स हैं जो कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ये इसका ओरिजिन है। और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन जो है वो उनके जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो ये होता है, और ये फ्रेगमेंटेड होती हैं, यानी हेपारिन से ही हासिल की जाती हैं। ये और ये एग्जाम्पल है हेपारिन का। अगर आप डायग्राम देखें तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर है जो कि यूज़ किया जाता है एज ए अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन अल्हम्दुलिल्लाह, एज अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ thromboembolic disease. Now pharmacological agents. When we talk about the pharmacological agents, so new recommendation for treatment of VTED have been promulgated that suggest a hierarchical approach to the selection of pharmacological agent for managing the venous thromboembolic disease. यानी hierarchical approach यानी एक certain hierarchy है, उसमें से selection of pharmacological agent करना है for the management of venous thromboembolic disease. और ये जो न्यू रिकमेंडेशन है these recommendations are from guidelines. These recommendations are listed in table 35.1 and each of these recommended pharmacological agent is discussed in the following section. तो टेबल 35.1 को डिस्कस किया गया और उसके बाद फिर फर्दर डिटेल जो है वो इसी में टेबल के बाद डिस्कस करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो पहले हम ज़रा गाइडलाइन देख लेते हैं, टेबल 35.1 पर नज़र डाल लेते हैं क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि गाइडलाइंस फॉर द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़। तो अब यहाँ पर देखें इन्होंने गाइडलाइन में जो दिया हुआ है क्लिनिकल सिचुएशन दी हुई है एंड रिकमेंडेड ट्रीटमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने ये दिया हुआ है कि कन्फर्म्ड एक्यूट डीवीटी ऑफ द लेग, ठीक है, यानी अगर कन्फर्म्ड है और डायग्नोसिस इज कन्फर्म फॉर डीप वेनस थ्रोम्बोसिस ऑफ द लेग, या फिर हाई सस्पिशन ऑफ डीवीटी ऑफ द लेग, कि कंफर्म नहीं है बट यू आर सस्पिशिंग
बट द सस्पिशन लेवल इज़ वेरी हाई कि इसको डीवीटी है, तो फिर आप क्या देंगे? सबक्यूटेनियस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे सकते हैं, या आईवी अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन दे सकते हैं, या फिर सबक्यूटेनियस हेपरिन भी दी जा सकती है एंटीकोगुलेंट वाइल अवेटिंग द डायग्नोसिस, वाइल अवेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द और द कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस। अवेटिंग तो खैर इस केस में इसमें करेंगे कि जब आप यू आर हाई सस्पिशियस है। कंफर्म एक्यूट में तो खैर आपको फिर आप वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है और कंफर्म होगा कि हाँ भाई ये डीवीटी है। तो सबक्यूटेनियस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे सकते हैं, आईवी या सबक्यूटेनियस अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन दे सकते हैं। अच्छा, अब जब आप क्लिनिकल सिचुएशन के बाद सिलेक्शन ऑफ ड्रग पर आएंगे एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो देना कैसे? आईवी अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन आप दे सकते हैं। एक तरीका होगा कंटिन्यूस इन्फ्यूजन, कंटिन्यूस इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, और यूजिंग वेट बेस डोजिंग प्रोटोकॉल, यानी वेट के हिसाब से डोज जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा स्टार्ट तो इस तरह से कर दी जाएगी, बट एडजस्ट द डोज अकॉर्डिंग टू APTT, यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, APTT क्या है? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को चेक किया जाएगा कि जो है वो ब्लड क्लॉटिंग क्या है। तो क्या करना है? एडजस्ट डोजेज टू प्रोलॉन्ग द APTT को प्रोलॉन्ग करना है, क्योंकि APTT जितना रिड्यूस होगा क्लॉटिंग उतने का रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा। तो APTT को प्रोलॉन्ग करना है ताकि ब्लीडिंग का उसका जो क्लॉटिंग का रिस्क है, थ्रोम्बस का रिस्क है, उसको ख़त्म किया जाए। एंड APTT टू ए रेंज corresponds to the plasma heparin level of 0.3 to 0.7 यूनिट्स पर ml। ठीक है, और जो प्लाज्मा हेपरिन लेवल हो 0.3 से 0.7 यूनिट्स पर ml के दरमियान हो। एंड एंटी फैक्टर 10A एक्टिविटी विद अमाइडोलिटिक एंटी फैक्टर 10A ऐसे अमाइडोलिटिक एंटी फैक्टर 10A ऐसे टेक्निक के ज़रिए एंटी फैक्टर 10A एक्टिविटी भी मालूम करनी होगी। उससे जो होगा वो चेक किया जाएगा कि अगर ये एंटी फैक्टर 10A एक्टिविटी भी नॉर्मल हो गई, APTT भी नॉर्मल हो गया, तो इसका मतलब है ये डोज इस पेशेंट के लिए मुनासिब है। इफ़ थेरेप्यूटिक लेवल्स ऑफ APTT आर नॉट रीच्ड, यानी जो भी आपने डोज दी, जो भी आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है, जो प्रोलॉन्ग करना था वो प्रोलॉन्ग नहीं हो रहा, टारगेट अचीव नहीं हो रहा डिस्पाइट लार्ज डेली डोजेज ऑफ हेपरिन, तो फिर आप क्या करें? मेजर एंटी फैक्टर 10A लेवल फॉर डोजेज गाइडेंस, यानी सिर्फ फैक्टर 10A पर आप फोकस करें, फिर एंटी फैक्टर 10A पे, जो कि एंटी फैक्टर 10A ऐसे के ज़रिए होगा, तो उसके ज़रिए आप टारगेट करें और जो है उसको जब ये जो है वो मैनेज हो जाए एंटी फैक्टर 10A, तो फिर इसका मतलब है कि वो डोज हेपरिन की उस पेशेंट के लिए ज़्यादा मुनासिब है। इसके अलावा आईवी के अलावा सबक्यूटेनियस अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन भी दे सकते हैं। ये क्या है? ऑल्टरनेटिव टू आईवी अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। इनिशियल डोज कितनी देंगे इसमें? 35,000 यूनिट्स पर 24 आवर, यानी इतनी यूनिट जो होगी पर 24 आवर देनी है। एंड देन मेंटेन APTT विद इन थेरेप्यूटिक रेंज, और APTT जो हो फिर उसके बाद जो डोज जो भी दी जाएगी वो APTT को टारगेट करके दी जाएगी, कि यानी पहले 24 घंटे में ये तो आपने दे दिया, उसके बाद फिर APTT चेक किया, अगर वो नॉर्मल प्रोलॉन्ग होकर नॉर्मल रेंज में आ गया तो ठीक है, फिर उस हिसाब से डोज फिर देंगे, और अगर वो नहीं आया तो फिर डोज बढ़ानी है, कम करनी है, या जो भी करना है वो उसके हिसाब से थेरेप्यूटिक रेंज के हिसाब से टारगेट किया जाएगा। इसके अलावा सबक्यूटेनियस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ये क्या है? रिकमेंडेड इनिशियल ट्रीटमेंट वंस और ट्वाइस ए डे ओवर UFH। ठीक है, ये क्या है? वंस रिकमेंडेड इनिशियल ट्रीटमेंट वंस और ट्वाइस ए डे ओवर UFH एज आउट पेशेंट थेरेपी इफ पॉसिबल, यानी आपने क्या किया? इनिशियली तो ये सबक्यूटेनियस 35,000 यूनिट्स पर 24 आवर ये दे दी, उसके बाद फिर आपने सबक्यूटेनियस लो मॉलिक्यूलर वेट पे आपने कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि ये आउट पेशेंट का केस है। ठीक है, और सम टाइम इन पेशेंट थेरेपी इफ़ नेसेसरी, इन पेशेंट में भी आप दे तो सकते हैं, मना तो नहीं है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन नहीं दे सकते हैं अगर आप ज़रूरी समझते हैं। क्या करना होगा इसमें? रूटीन मॉनिटरिंग विद एंटी फैक्टर 10A लेवल जो होगा वो नॉट रिकमेंडेड, इसमें ये इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है। वैसे ही आप ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम के ज़रिए
या जो है वो ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम विल बी इनफ. देयर आर सम फर्दर रिकमेंडेशंस. वो क्या है? वंस यूएफएच थेरेपी कमेंस, जैसे ही आपने स्टार्ट की, चेक एपीटीटी एंटी फैक्टर 10A हेपेरिन लेवल एट 6 आवर. ठीक है, एपीटीटी और एंटी फैक्टर 10A, एपीटीटी या एंटी फैक्टर 10A कब चेक करें? पोस्ट 6 आवर, यानी 6 घंटे के बाद स्टार्ट करने के बाद. एंड एडजस्ट और मेंटेन द एपीटीटी करेस्पॉन्ड टू थेरेप्यूटिक एंटी फैक्टर 10A हेपेरिन लेवल 0.3 से 0.7 यूनिट्स पर एवर. एंटी फैक्टर 10A हेपेरिन लेवल क्या होना चाहिए? 0.3 से 0.7 यूनिट्स पर ml. उसके मुताबिक जो है वो एपीटीटी भी होना चाहिए और फैट हेपेरिन की डोज भी उस हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए. एंटी फैक्टर 10A हेपेरिन लेवल नॉट रिकमेंडेड फॉर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन थेरेपी, ये हम यहाँ पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं. प्लेटलेट काउंट शुड बी चेक डेली वाइल ऑन यूएफएच और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, क्योंकि दोनों जो हैं ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज करती हैं, यानी प्लेटलेट काउंट को रिड्यूस करती हैं. अच्छा, अगर वॉरफेरिन दे रहे हैं जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा? वॉरफेरिन थेरेपी शुड बी कमेंस्ड ऑन डे 1. एक तो ये ज़रूरी है. एडजस्ट डेली डोजिंग बेस्ड ऑन पीटी यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो कि आपने फिजियोलॉजी की लैब में किया होगा, ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम के ज़रिए, या फिर आईएनआर के ज़रिए, यानी आईएनआर स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, जो कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम से कैलकुलेट किया जाता है. अच्छा, स्टॉप अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन 5 days ओवरलैप विद द वॉरफेरिन मिनिमली. यानी आपने ये ट्रीटमेंट सब साथ स्टार्ट करने हैं, यानी हेपेरिन स्टार्ट किया और उसके साथ वॉरफेरिन स्टार्ट कर दिया, या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन दी और साथ में वॉरफेरिन दे दी. लेकिन 5 दिन के बाद आपने हेपेरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन आमतौर पर बंद करना होगा. हाँ, वॉरफेरिन विल कंटिन्यू. और क्या सिचुएशन होनी चाहिए? INR इज स्टेबल एंड ग्रेटर दैन 2.0. ठीक है. एंड एंटी कोगुलेट वॉरफेरिन 6 to 12 months, कोगुलेट वॉरफेरिन फॉर 6 to 12 months डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट डिजीज स्टेट. और जो वॉरफेरिन की जो एंटी कोगुलेंट थेरेपी है वो कम से कम 6 से 12 महीने तक आपने जारी रखनी है, ताकि पेशेंट को जो है वो कंट्रोल में रखा जाए. कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पेशेंट जो है वो दोबारा कोगुलेबल स्टेट में जाना शुरू हो जाए. हाँ, ये अलग बात है कि आपने INR मुसलसल मॉनिटर करते रहना है. कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट को एंटी कोगुलेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि फिर ब्लीडिंग बढ़ना शुरू हो गई है. अच्छा, जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ यूज़ हुई हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे APTT का मैंने बताया था, एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, DVT डीप वेनस थ्रोम्बोसिस. INR का बताया था, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, इंट्रावेनस LMWH लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम. ठीक है. SC सबक्यूटेनियस, UFH अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन. ठीक है. तो ये जो है वो यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर, या आपको ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है ये बता दी गई है. तो इसके साथ ही हम अपना पहला लेक्चर कंप्लीट करते हैं. अब ये जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन की जो डिटेल है ये हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.